अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात के मजीद संगीन नतायज सामने आने लगे हैं। तब्दीली का नारा लगाने वाली जमात अब अपनी जमात में ही तब्दीलियों पर उतर आई है। जब चंद हफ्तों कबल बानी PTI इमरान खान की जानिब से PTI खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में की जाने वाली बड़ी तब्दीलियों के बाद यह सिलसिला चल ही पड़ा है। चंद रोज कबल शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के बाद तहरीक इंसाफ में एहतजाजी आवाजें तेज तो जरूर हुई थी, लेकिन अब इन आवाजों में और भी इजाफा होने का इम्कान है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज भी इमरान खान ने एक बड़ा फैसला करते हुए अपनी पार्टी से अरकान को बेदखल करने के अहकाम सादर कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने 26वीं आईनी तरमीम के दौरान गायब रहने वाले अरकान पार्लियामेंट को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया है। इमरान खान ने ज़ैन कुरैशी के सिवा गायब रहने वाले अरकान असम्बली को निकालने की हिदायत कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा कर इन अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत भी जारी कर दी है। ज़राए का कहना है इमरान खान ने कहा है कि जो लोग 26वीं आईनी तरमीम के दिन छुपे रहे उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। ज़राए ने बताया कि 26वीं आईनी तरमीम के दिन सेनेटर ज़रकात सोहरवर्दी, सेनेटर फैसल सलीम और ज़ैन कुरैशी गायब रहे थे। इस फैसले से कबल PTI ने असलम घुमन, रियाज फतेहाना, ज़ैन कुरैशी, मिक़दाद अली खान और औरंगजेब खिची को भी शोकाज नोटिस जारी किए थे। इसके अलावा PTI के हिमायत याफ्ता ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली और मुबारक ज़ेब भी तरमीम के दिन पार्टी क़यादत के राब्ते में नहीं थे। दूसरी जानिब 26वीं आईनी तरमीम के दौरान गायब रहने वाले PTI पार्लियामेंटेरियंस के गिरद घेरा तंग करते हुए पार्टी ने समात के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी में साबिक स्पीकर असद कैसर, ओन अब्बास बप्पी, सरदार अजहर तारिक शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक बानी चेयरमैन की हिदायत के बाद कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है और कमेटी अपनी पहली मीटिंग कल करेगी और कमेटी तमाम पार्लियामेंटेरियंस को सुनने के बाद फैसला करेगी। अहम बात यह है कि हाल ही में पार्टी से बेदखल किए जाने वाले और पार्टी के खिलाफ ऐलान जंग करने वाले शेर अफजल मरवत ने भी यह गिला किया था कि पार्टी से उन अरकान को क्यों नहीं निकाला गया जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे। जिन लोगों ने ज़मीर बेचा और 26वीं आईनी तरमीम पे अरबों लेके पार्टी के खिलाफ गए, उनको आपने शोकास भी दिए और कुछ लोग जो है अलाल ऐलान दूसरी साइड पे बैठ भी गए, उनको तो आपने नहीं निकाला। ताहम अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के इस ताज़ा फैसले के बाद न सिर्फ उन अरकान की PTI में वापसी महाल होगी, बल्कि शेर अफजल मरवत के लिए भी PTI के रास्ते खुलना मुश्किल होता चला जा रहा है। दूसरी जानिब अगर मजबूत सियासी मंजरनामे की बात हो तो PTI ने अपनी एहतजाजी तहरीक रमज़ान के बाद शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन इस तहरीक की तैयारी के लिए भी तहरीक इंसाफ को एक इम्तिहान का सामना है। जब अपोजिशन अलायंस को यकजा करने के लिए इमरान खान ने असद कैसर और उमर अयूब पर मुश्तमिल कमेटी को टास्क दिया है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई के पास मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाने का मिशन है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ही वो तुर्क का पत्ता है जिनका तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद इस वक्त सबसे मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद से कतरा रहे हैं। इस मुतालिक तहरीक इंसाफ बार बार यकीन दहानी भी करवा रही है कि मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक मौलाना फजल रहमान को मुतमिन नहीं कर पाई? मौलाना साहब और PTI बहुत एक दुरुस्त मामलात की तरफ से इत्तेदाल की तरफ आए हैं। इसमें दोनों जमातों के कायदीन का बहुत रोल है और मौलाना फजल रहमान साहब का भी बड़ा रोल है। ये जो चीज़ आगे आ रही है, ये इत्तेहाद में रूटीन की बातें होती हैं और इस तरह की बात होती है। हम उनको मुतमईन करेंगे। मौलाना साहब की जो भी रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको एड्रेस करना हमारा फ़र्ज़ है। दूसरी जानिब हुकूमत है जो बानी PTI की जानिब से आर्मी चीफ को लिखे जाने वाले खतूत का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं। आर्मी चीफ की जानिब से इन खतूत से मुतालिक दो टोक बयान के बाद तो हुकूमत को और भी हौसला मिल गया और हर रोज कोई नया वजीर इमरान खान के खतूत को फौज को सियासत में मुदाखलत करवाने की कोशिश समझ रहा है और उनको ये मशवरे दे रहा है कि अगर वो संजीदा है तो वज़ीर आज़म को खत लिखे। आर्मी चीफ ने खुद इसका जवाब दिया है। जो किसी भी सियासी मामलात हों या हुकूमत का मरकज़ी डाक खाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है, तो अगर वो संजीदा हैं तो वज़ीर आज़म को ख़त लिखें। वो बार बार आर्मी चीफ के ख़त लिख कर वो असल में फ़ौज को सियासत में इन्वॉल्व करना चाहते हैं और फ़ौज की सियासी मुदाखलत का उन्हें 2018 में चस्का पड़ा और उनकी कोशिश यही है कि उन्हें कोई बैसाखी मिल जाए और उस बैसाखी से वो दोबारा इक़्तिदार तक पहुँच जाएँ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सियासी बहरान से कैसे निकलेगी जो तहरीक इंसाफ को अंदरूनी तौर पर भी दरपेश है और बैरूनी तौर पर भी तहरीक इंसाफ को मुतअद्दद
सियासी चैलेंजेस का सामना है। तहरीक इंसाफ की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, चूंकि खान साहब की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद एक तहरीक चलाने जा रही है और इस सिलसिले में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का 3 घंटे से जायद एक तवील इजलास भी हुआ है, जिसमें आइंदा का लाएअमल तय किया गया है। कैसे तरीके के साथ निकलेगी सूरत हाल से और कैसे हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगी, बात करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई साहब से। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पहले तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फैसला किया है कि जिन लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम पर जो लोग गायब हो गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तकरीबन ये 21 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम पास हुई थी, तब से आज तकरीबन कोई 3-4 महीने गुजर जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज याद आया है कि हमने इन बंदों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी। शौका तो हुए थे उस वक्त भी, यानी जब शेर अफजल मरवत ने याद कराया तो पार्टी को याद है कि ये बंदे गायब हो गए थे, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इमरान खान जेल में, आपको पता है, फैसले वही कर सकते हैं इस तरह के, किसी को पार्टी में निकालना, इस तरह बड़े फैसले तो इमरान खान ही कर सकते हैं ना, वो चेयरमैन है पार्टी के। अब देखा, वक्त गुजर गया, लेकिन जाहिर है उन तक बातें पहुंची हैं, वो भी बड़े इश्यूज है। सिर्फ ये तो नहीं है कि मैं 2-3-4 दिनों से मुसलसल देख रहा हूँ हर चैनल के ऊपर कि जी पीटीआई में इख्तिलाफात है। भाई, इख्तिलाफात ऐसे नहीं है। डिसिप्लिनरी एक्शंस अगर हो रहे हैं तो ये पार्टी का सरबराह ही कर सकता है, बाकी पार्टियों में तो क्या कुछ नहीं हो रहा। आप देखें, अगर पूरे के पूरे अस्तबल तो मामला जो है वो कल तो अडियाला जेल के बाहर जो है वो मुक्कों थप्पड़ों तक पहुंच गया था। वहां जो फवाद चौधरी साहब और शुएब शाहीन के दरमियान जो हुआ, वहां पे शेर अफजल मरवत वाले मामले पे जो केपी के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने उनका साथ दिया, लेकिन बाकी लोग जो है वो खामोश रहे, उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये बड़े वाज़ेह इख्तिलाफात नजर तो आ रहे हैं। और ऐसे टाइम पे वैसे इख्तिलाफात चलते रहते हैं शौकत साहब, लेकिन एक ऐसे टाइम पे कि जब पार्टी सख्त किस्म के सियासी बहरान का शिकार है, टूट फूट पार्टी ने फेस की, और ऊपर से आप अपोजिशन को यकजा कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ एक नई तहरीक के लिए, तो आपकी पार्टी की अपने अंदर जब यकजहती नहीं होगी तो उस पर बात होगी फिर। नहीं, पार्टी मुत्तहिद है। आपको पता है कि इमरान खान आज काल देते तो सारे लोग निकल आएंगे, इस तरह इशू नहीं है। ये गलतफहमी है। दूसरी पार्टियों और तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ा फर्क है। तहरीक इंसाफ जो है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ सिर्फ काल इमरान खान की चलती है। अगर वो आज काल देंगे, किसी के आने, किसी के जाने, किसी के नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पार्टी पे। आपको याद होगा सेनेट में जब वो इशू आया तो 20 मेंबरान को इलेक्शन से कुछ दिन पहले निकाला गया और ये कहा गया कि जी अब ये 20 सीटें तो हमसे गई इसलिए कि वहां पे बड़ा काम किया है, तरक्याती काम हुआ है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आ सका वापस। तो ये इमरान खान का वोट बैंक है। जाहिर है वो उन चीजों को देख रहे हैं, उनको सारी इतलात अंदर पहुंच रही है और जाहिर है वो कब फैसला मसला यह है कि इतलात देने वाला बंदा कितना क्रेडिबल है, कितना वो इम्पार्शल है। ये भी तो एक बड़ी अहम डिबेट बनी हुई है पार्टी के अंदर कि शेर अफजल मरवत तो कह रहे हैं कि खान साहब को वही जो 3-4 लोग जाके उनके कानों में जाके जो बातें फीड करते हैं, खान साहब उसी पे एक्ट करते हैं और उसी मुताबिक वो एक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अपना मसला भी वो ये बता रहे हैं कि मेरे साथ भी यही हुआ है कि चंद लोग जिन्हें एक्सेस थी खान साहब तक, उन्होंने जाके मेरे खिलाफ कान भरे और मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। देखिए, खान साहब जिसको चाहें वो बुला सकते हैं, क्योंकि अब मैं आप जाती तौर पे बताऊं, काफी दफा मैंने ट्राई की, मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा। इसी तरह अगर और खान साहब खुद अगर किसी को बुला लें, अगर कोई इश्यूज हैं, कोई उनको कोई मिसगाइड कर रहा है तो वो तो ठीक हो सकती है, कोई इशू नहीं है। वो तो हम तो सारे न्यूट्रल लोग हैं, हमें तो पार्टी से वाबस्तगी और इमरान खान से वाबस्तगी हमारी, और तो किसी के साथ हमारी वो नहीं है। हमें चाहे नुकसान हो फायदा हो, हम तो इमरान खान के साथ है, पार्टी के साथ। क्या कहते हैं शौकत साहब, मसला यह है कि आप क्या कहते हैं कि ये जो खान साहब के बारे से, यानी जो शेर अफजल मरवत के बारे से खान साहब ने फैसला किया है, इसमें जो है वो खान साहब को गलत फीड नहीं किया गया लोगों की तरफ से? आपकी राय क्या है? देखिए, अगर किया गया है तो मेरे ख्याल से मैं यही कह रहा हूँ ना। देखिए, सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी शेर अफजल मरवत साहब के लिए कि यार इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर अब फैसला इमरान खान ने किया तो हम उसके फैसले की मुखालफत तो नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर है कि अगर जो शेर अफजल मरवत साहब कह रहा है ठीक है, उनको भी हक है, उनको भी हक मिलना चाहिए कि वो अपनी सफाई पेश करें मेरे ख्याल से। और ये जिम्मेदारी है चेयरमैन मिनिस्टर गौर साहब की कि वो मतलब हालात से आगाह करें। वो खुद लाइल्म थे इस फैसले से। जब ये ऐलान हो गया, टीवी चैनल पे खबर चल गई, नोटिफिकेशन आ गया, पार्टी चेयरमैन लाइल्म थे, वो कह रहे मुझे पता ही नहीं है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उनको इस पे जरूर बात करनी चाहिए खान साहब के साथ
कि ये किसने ये बात की है और यहाँ तक क्यों नौबत आई है कि पार्टी से निकालने का फैसला इमरान खान ने कर लिया, तो जाहिर है उनके पास कोई सबूत आए होंगे, कुछ वो आएंगे। लेकिन बैरिस्टर गौहर चूंकि बाहर है और वो उन्होंने, मैंने खुद सुना है उनको कि उन्होंने कहा कि जी मेरे इल्म में नहीं है। अगर चेयरमैन के इल्म में नहीं है तो फिर उनको बात तो करनी चाहिए कम से कम इमरान खान के साथ। अगर हो सकता है किसी ने अगर मिसगाइड किया हो तो देखिए, शरफजल मरवत पार्टी का वर्कर है और उनकी कुर्बानियां भी है, लेकिन डिसिप्लिन से ऊपर तो कोई भी नहीं हो सकता। मैं शरफजल मरवत साहब से भी कहूंगा कि डिसिप्लिन की पाबंदी करें, लेकिन जो फैसला आया है उसकी बैरिस्टर गौहर साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीजों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अल्लाह ने उनको एक बहुत बड़ी इज्जत दी है, इतनी बड़ी पार्टी का उनको चेयरमैन बनाया है। हम सारे लोग पुराने लोग हैं, 96 से हैं, हमारे पास तो कोई ओहदा नहीं है, लेकिन अगर उनको ओहदा मिला है तो वो फिर उस ओहदे की पासदारी करते हुए जो हक, जो सच है वो बताए खान साहब को। लेकिन अगर मेरे में गलती है तो मेरे बताए। चौधरी साहब, मसला असल यही है कि पार्टी का अपना हाउस इन ऑर्डर है नहीं, पार्टी के अपने अंदर जो है वो यकजहती या डिसिप्लिन नजर नहीं आ रहा, और आप सारी अपोजिशन को इकट्ठा करने का सोच रहे हैं, एक तहरीक चलाने की तरफ आप जा रहे हैं। ऐसे टाइम पे पार्टी के लिए बड़ा डैमेजिंग है ये। बाकी जो इत्तेहादियों की आजकल आप चूंकि तलाश में, हाँ साहब ने अहकाम भी दिए हैं कि बाकी इत्तेहादियों को इकट्ठा करें, अपोजिशन की जमातों को हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक के लिए, तो वो जब देखते हैं कि पार्टी के अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है तो वो फिर आपके साथ क्यों आएंगे? मौलाना फजल रहमान की अगर मैं बात करूं तो वो तो कल भी ये बात कर रहे थे कि हमारा एजेंडा बड़ा होना चाहिए, हमें एक शख्स की रिहाई के लिए हमें इस तहरीक को नहीं चलाना चाहिए। वो भी देखिए, मेरे ख्याल से लड़ाई पार्टी के अंदर ऐसी लड़ाई नहीं है कि जिसपे बाहर वाले लोग कहें कि जी आपकी पार्टी डिवाइड है। कोई डिवाइड नहीं है। कौन सी डिवाइड है? पार्टी के जितने भी हैरान किए वो सारे थे एक ही पेज पे। एक थोड़ा सा झगड़ा आया है जो आपने इशारा किया जेल पे और शरफजल मरवत साहब का इशू आया है। ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि मतलब आप कहेंगे जी पार्टी डिवाइड हो गई है। पार्टी में कोई डिवीजन नहीं है। देखें, इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, जुनैद खान हैं, अली अमीन गड्ढापुर साहब, सब एक ही पेज पर हैं। ये कोई बात अलग अलग ऐसी कोई बात नहीं है। वाकईतन ये शौकत साहब, ये अली अमीन गड्ढापुर साहब और जुनैद अकबर साहब एक पेज पर ही है जी, बिल्कुल एक पेज पर है। क्योंकि आप देखें कि उनकी मुलाकातें हो रही है बाकायदा। वो समावी जलसे में भी वो एक मुलाकातें तो अली बिन गड्ढापुर साहब की जो है गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब के साथ ही बड़ी खुशगवार हो रही है। नहीं, देखें, वो तो जो सरकारी जिम्मेदारी होती है ना, वो तो अलग चीज है। वो एक उसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए। सियासत है, सियासत में आप अपनी पार्टी की बात करेंगे, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, लेकिन ये कोई दुश्मनी तो नहीं है ना कि आप एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो बाकायदा, चाहे वो हुकूमती अमूर है या पार्टी अमूर है, दोनों एक दूसरे से मुशावरत कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। और ये जो लोग तासुर दे रहे हैं कि जी पार्टी में डिवीजन है, मैं इसलिए नहीं मानता कि पार्टी में कोई डिवीजन नहीं है। सिर्फ ये है कि देखें, छोटे मोटे इख्तिलाफात हैं, इसको पार्टी को चाहिए कि वो खत्म करे। पार्टी के कौल फेल के अंदर भी बड़ा तजाद नजर आ रहा है। आप कहते कुछ है, करते कुछ है। एक तरफ आप आर्मी चीफ को खत लिख रहे हैं और आप फौज की अहमियत की बात करते हैं, और साथ ही साथ आज जो आर्मी चीफ ने जो उन्होंने गुफ्तगू की जिसमें खवारिज के हवाले से उन्होंने अपना सख्त मौक़िफ़ सामने रखा कि वो कौन होते हैं, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो है वो उस जो है बयान को काफ़ी ज़्यादा उस पर तनकीद की गई है, काफ़ी ज़्यादा उसका जो है वो तमस्खुर उड़ाने की कोशिश की गई है। तो ये बताया नजर आ रहा है कि आप लोग एक टकराव की तरफ आप जा रहे हैं, हालात को खराब कर रहे हैं आप उनके साथ। टकराव की तरफ नहीं जा रहे हैं। देखिए, खान साहब की जो खतूत है उसका मकसद तो हरगिज़ टकराव नहीं है। उन्होंने देखे एक जो इस वक्त सूरत-ए-हाल का सामना इस मुल्क को, उसका एक आईना मैं कह सकता हूँ या एक अक्स पेश किया है। अब वो अक्स किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये तारीख का हिस्सा बनेगा। ये जो खतूत है तारीख में इनको याद रखा जाएगा। एक ऐसे मौके के ऊपर उन्होंने निशानदेही की है। सही है कि अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम अपने हाउस को भी इन ऑर्डर करें और मुल्क को भी सही खतूत पर चलाएं। इस वक्त जो हालात हैं वो मुझे दुरुस्त नहीं लग रहे। सिर्फ कर्जे लेकर अगर हम ये खुश हो रहे हैं कि मुल्क चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। बाकी मुल्क को सही ट्रैक पर लाना होगा। बाकी जो आप अपने अपोजिशन इत्तेहाद को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे जो अहम तरीन किरदार है वो मौलाना फजल रहमान साहब है। ऑब्वियसली अगर आप कोई स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ आप जाते हैं तो मौलाना फजल रहमान की स्ट्रीट पावर अगर तरीके से आपके साथ मिल जाती है तो ये बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा। तो मौलाना फजल रहमान से जो नशिस्तें अब तक हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या लग रहा है कि वो आएंगे आपके साथ एक स्टेज पर और एक पेज पर?
देखिए, मौलाना साहब के साथ और तहरीक इंसाफ की पार्टी दोनों के बीच में बड़ी खलीज रही है, बड़े इख्तिलाफ़ात रहे हैं, बड़े एक-दूसरे के खिलाफ सख्त ज़बानें इस्तेमाल हुई हैं, तो उसमें वक़्त तो लगेगा सही है। और वक़्त इसीलिए लग रहा है। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि देखिए वो भी अपोज़िशन में है, हम भी अपोज़िशन में हैं। अगर वो चाहते हैं कि इस हुकूमत की छुट्टी करें, ये नाजायज़ हुकूमत है, फिर तो एक होना पड़ेगा। कम से कम नुकात पे एक होना पड़ेगा। लेकिन ये नुकता तो है कि ये हुकूमत नाजायज़ है, वो भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। तो शायद इस एक नुक्ते पे तो हम हो जाएँ, फिर दूसरा उनका एक और नुक्ता और भी है कि वो कहते हैं जी नए इलेक्शन कराए जाएँ, हम भी चाहते हैं नए इलेक्शन कराए जाएँ। ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमारा इतना वो नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। सिर्फ़ जो आपकी बात के हमारी तरफ से जो संजीदा कोशिशें हो रही हैं, अब इंशाल्लाह ताला इसका कोई नतीजा निकलेगा। सही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं, इस पर तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है कि इसका कोई मस्बत रिजल्ट निकलेगा। अपोजिशन को इकट्ठा करने की जो कोशिशें मौलाना फजल रहमान के हवाले से पर्टिकुलरली कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आएंगे। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ जई साहब अपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। जो इवॉल्विंग सियासी सूरत हाल है, इस पर तज्जिया लेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है, दोबारा मुज़ामत के ट्रैक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही है, क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अहदाफ हासिल कर लेगी? बात करेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब मुफाहमत को मुकम्मल तौर पर तर्क करके मुकम्मल तौर पर कुलियतन मुज़ाहमत पर इन्हिसार करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में कल इमरान खान की जानिब से पार्टी को यह हिदायत जारी की गई थी कि अब आप अपोजिशन को इकट्ठा करें और ईद के बाद या रमज़ान के बाद जो है एक बड़ी एहतजाजी तहरीक जो है वो लॉन्च की जाए हुकूमत के खिलाफ, जिसमें अपोजिशन जमातों को भी साथ शामिल किया जाए। तो कौन कौन सी अपोजिशन जमातें शामिल हो सकती हैं? ये तहरीक क्या अब अपने अहदाफ हासिल कर पाएगी? जो तरीके साहब की स्ट्रेटजी है, क्या ये इफेक्टिव स्ट्रेटजी है? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जिए के लिए आमिर इलियास राना साहब, सीनियर साथी और तज्जिएकार हैं। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है। अब खान साहब की ताज़ा हिदायत के मुताबिक रमज़ान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाजी तहरीक प्लानिंग कर रही है और इस सिलसिले में पार्टी से ये कहा गया है कि वो अपोजिशन जमातों को एंगेज करें, इकट्ठा करें। तो लग रहा है कि अब जो नई स्ट्रेटजी है ये कोई बेहतर रिजल्ट तहरीक इंसाफ को दे पाएगी। एक पॉलिटिकल फोर्स है जो तमाम अपोजिशन जमातों को मिला के एक नई तहरीक बर्पा करना चाहती है। पहली बात तो यह है कि अभी तो इनकी शायद एक स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हो चुकी है या दो हो गई होंगी और जूम पे भी हो रही हैं। कुछ लोग बाहर हैं उसमें, जो मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए एक ग्रैंड एजेंडा, नेशनल एजेंडा बना रही है। वो भी सामने आएगा और अभी उस अपोजिशन का कोई सरबराह सामने नहीं आया। लेकिन खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं 26 नवंबर के बाद? मेरी इत्तला के मुताबिक जैसे पहले 26 नवंबर करना था तो उनको पता था कि एक सजा हो रही है और केस बड़ा बना दिया गया है और बहुत इल्तिवा दे दे के उसको कि किसी किस्म का बाद में कोई ऐसा काम ना हो सके कि वो हाई कोर्ट में जाके पहले की तरह खत्म हो जाए। अब आप ध्यान में रखें कि GHQ हमला केस जो है ना वो बड़ा सीरियस केस है और प्रोसिक्यूशन ने उसमें 1 साल लगा के पूरी तैयारी करके, वो जो बार-बार मांगते हैं ना कि यूएसबी दें, सीसीटीवी फुटेज दिखाएं, तो वो सारी की सारी अदालती एविडेंस इस वक्त मौजूद है। जो 190 मिलियन उसका तो हो गया, 190 मिलियन का अब यहाँ पे आ रहा है कि जी सीसीटीवी का मुतालबा। तो वो मेरी इत्तला के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने इनको अदालत में जमा करा दिया है। ATA इनके उसमें इनके ऊपर चार्जशीट हो चुके हैं ये और 25 गवाह हो गए चुके हैं, 100 के प्लस गवाह हैं और 118 मुल्जिमान हैं। 118 कापियां 300 प्लस पेजेस की जो हैं, जिसमें यूएसबी भी शामिल है और वो चीजें, वीडियो ऑडियो एविडेंस है वो लगा हुआ है उसके अंदर। और अब जब 26 फरवरी को ये केस शुरू होना है तो उसके अंदर पैमरा, PID, जो अखबारी तराशे हैं आपके और हमारे प्रोग्रामात हैं जिनमें वो वीडियो चली हैं, खबरें चली हैं, वो सारा एविडेंस वो रिकॉर्ड कराया जाएगा और रमजान शरीफ के मिड में कहीं जाके वो शायद गवाह भी मुख्तसर कर दें और एक ऐसा गवाह जिसका जो बुनियाद है चक्री में एक मीटिंग की कि वो इस्तगासा का कहना ये है, जो मेरी इत्तला है, कि हम इजाजत लेंगे अदालत से और एकदम उसे सामने लाएंगे और उससे इमरान खान साहब के लिए परेशानी बढ़ जाएगी और फिर उसके ऊपर जिरा शुरू होनी है और ये ईद और बकरा ईद के बीच में इसका फैसला मुतवक्को है, जो इस्तगासा हमें बता रहा है, जो मैंने चेक किया है। तो उनको भी पता है कि ये काम क्या होने जा रहा है। 118 लोग उसमें नामजद हैं
और क्या होगा उसके ऊपर ये तहरीक की तैयारी है कि उससे पहले प्रेशर बनाया जाए जिस भी सही है। तरीके से हो। पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे और मुत्तहिदा अपोजिशन के तौर पे उनका ठीक बिल्कुल है। राइट है कि वो अपनी पार्टियों के अपना जो एजेंडा वो बनाने जा रहे हैं उसके मुताबिक करें। लेकिन अभी ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि इस केस में लेकिन कितनी तेजी से निपटेगा काम और आगे तहरीक कितनी तेजी से चलेगी। लेकिन इस सारी जो एक्सरसाइज है उसमें जो सबसे ज़्यादा इन्हिसार होगा वो मौलाना फजल रहमान पर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसी सिलसिले में खान साहब ने बारहा अपनी पार्टी को यह हिदायत भी दी है अली अमीन घंटापुर समेत के मौलाना पे तनकीद ना करें। ज़ाहिर है खान साहब देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान अगर उन्हें ज्वाइन करते हैं इस तहरीक के अंदर, सड़कों पर वो आते हैं, तो उससे तो फिर इम्पैक्ट इस तहरीक का बनेगा। तो आपको लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो आ जाएंगे तहरीक के साथ? जो स्ट्रीट पावर है उनकी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, चूँकि PTI के अलावा एक वही है, तो वो आ पाएंगे PTI के साथ? देखिए, ये तो अभी कबल अज़ वक़्त है कि वो आमादा होंगे या नहीं होंगे, वो दोनों तरफ जा सकते हैं। मौलाना फज़लुर रहमान, मैं तो कह रहा हूँ ना, सियासत का घंटाघर है। या सारी अतराफ उन्होंने ओपन की हुई हैं, उन्होंने अब भी दिफ़ा किया 26वीं तरमीम का, उन्होंने आईनी बेंच का दिफ़ा किया कि उसे चलने दें। इमरान खान तो वो सारी चीज़ें नहीं चलने देना या चाहते। फिर गवर्नमेंट उन्हें किस तरह एंगेज कर सकती है। मौलाना फज़लुर रहमान के पास जब वो जलसे करते हैं, हर जगह पे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन इलेक्टोरल पावर जो है वो केपी और बलूचिस्तान में है। और केपी में अंदर जो नुकसान हुआ है उनका, वो उसका फ़ायदा पीटीआई को हुआ है। वो जो भी उसके नताइज हैं, ये धांधली कह रहे हैं, तो वो किसके खिलाफ कह रहे हैं? ये बातें इनके लिए भी है। जेयूआई बिल्कुल खुश है कि पीटीआई के साथ जब से मुज़ाकरात हुए हैं, उनको पब्लिक में एक बड़ी स्पेस मिली है और जो तानाज़नी थी, जो फ़िक्रेबाज़ी थी, वो तो बंद हो चुकी हुई है ना। इमरान खान और उनकी पार्टी की तरफ से 1-2 दफ़ा अली अमीन गंडापुर बोले हैं, जिनको फिर चुप कराया गया कि डीआर इस्माइल खान की सियासत को आप कौमी सियासत के ऊपर हावी मत होने दें। तो ये वो चीज़ें हैं जो मौलाना फज़लुर रहमान ने, कोई एक ऐसा काम तो नहीं करना ना कि वो खड़े हो सही है। जाएँगे कि जी, वो बिल्कुल मुतालबा कर रहे हैं कि सियासी आदमी किसी को भी गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, सबको रिहा कर देना चाहिए। लेकिन वो तहरीक के लिए अपने लोग देंगे, नहीं देंगे, इमरान खान उसकी क्या सियासी कीमत पे करेंगे? क्योंकि पीडीएम जब बना था तो उनकी सरबराही मौलाना जी हाँ, फज़लुर रहमान के हाथ में थी। और वो सियासी फ्रूट्स जो थे, वो सब ने इकट्ठे एक एग्जैक्टली। वक़्त में ही उठाए थे कि मौलाना फज़लुर रहमान के पास भी वज़ारतें थी, फिर निगरान हुकूमत भी उन्हें मिली, गवर्नर भी उनके थे। तो ये चीज़ें इमरान खान साहब कितनी बड़ी ऑफ़र कर सकेंगे, ये मैटर करेंगी सब। सही है। तो अभी ये बताएं कि ज़ाहिर है किसी भी हुकूमत को पाकिस्तान जैसी डेमोक्रेसी के अंदर बैरूनी चैलेंजेस से ज़्यादा, यानी अपोजिशन जैसे बैरूनी ख़तरात से ज़्यादा अपने इत्तेहाद के अंदर से ख़तरात ज़्यादा होते हैं। तो मौजूदा जो हुकूमत है, जो सेटअप चल रहा है, इसमें आपको लग रहा है कि अंदर से ये हुकूमत मजबूत है या मजबूत बॉन्ड से जुड़ी हुई है? चूँकि पीपल्स पार्टी के बयान तो तवातर से आ रहे हैं और पंजाब की जो क़यादत है या तर्जुमान है वहाँ के, वो भी सिंध हुकूमत को तवातर से निशाना बना रहे हैं। आज गवर्नर पंजाब ने भी कहा है कि 1 साल या 2 साल में बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। तो अंदर अंदर कोशिशें तो जारी हैं पीपल्स पार्टी की। आपको लग रहा है कि ये इत्तेहाद चलेगा लंबा या फिर बीच में दरार आ सकती है इस मामले के ऊपर? देखें, इस वक़्त गवर्नमेंट, उसके अलाइड और मिलिट्री, जैसे हर गवर्नमेंट के साथ मिलिट्री मौजूद होती है और इमरान खान के साथ भी थी। यही कमोबेश इत्तेहादी थे जो इमरान खान के साथ थे, और जब ऐसा ही वन है। पेज ना रहा तो सब साइड पे हो गए। पीपल्स पार्टी के साथ बहुत सारी चीज़ें तय थी, जिसमें आईनी ओहदे थे। वो बोर्ड में जैसे बिलावल भुट्टो को ग्रेड 22 का जो हाई पावर्ड बोर्ड है, उसमें उनको शामिल कर लिया गया है। सही। कंपनियों में मुख्तलिफ में वो चाह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की हो। ट्रांसफर्स के ऊपर उनके इश्यूज़ हैं पंजाब में, वो स्पेस बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं। मरियम नवाज़ अपने एमपीएस को उतनी स्पेस नहीं दे रही, तो पीपल्स पार्टी को कैसे देंगी? मतलब वो मवाजना यही होता है कि क्या नून के लोगों को इस तरह नवाजा गया है जिस तरह पीपल्स पार्टी सूबे में ज़िले मांग रही है या चीज़ें मांग रही है, तो वो भी सिलेक्शन एक प्रोसेस के तहत करके डीसी और डीपीओ सारे लगाए जा रहे हैं। तो ये इनका चलता रहेगा, लेकिन फैसला इसमें जरदारी साहब करेंगे। वो कब गवर्नर को कहेंगे कि वो खामोश हो जाएं, या दाल दलिया चलता रहे कि वो बोलते जा रहे हैं और खामोशी है। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी इस सही है। पे कोई ज्यादा जवाब नहीं आ रहा, लेकिन अगर वो और बोलेंगे तो जवाब भी आएगा और फिर सारे तादी मिल बैठेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। यकीनी तौर पर सियासत में नशेब व फराज तो हुकूमत या अपोजिशन के लिए चलते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत बड़ा बहरान जो कि सर उठा रहा है, वो है बारिशों के ना होने की वजह से पानी की किल्लत। पानी की किल्लत जहाँ आम शहरियों को मुतासर कर रही होती है, वहाँ पर हमारी ज़रिए अजनास की पैदावार के शोबे को भी बुरी तरह से मुतासर कर रही है और आने वाले दिनों में भी इसके मज़ीद मुतासर करने के खदशात मौजूद हैं। बारिशें ना होने की वजह से पाकिस्तान को किस तरह की मुश्किल और बुरानी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है, और बारिशें कब तक होंगी पाकिस्तान के अंदर, इस पर एक डिटेल
सेगमेंट हम करेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। खतरे की घंटियां बज गई हैं। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रहे। कुछ अरसे कबल पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस जहां सैलाब के अताब का सामना था, वहां अब मुल्क खुश्क साली के खतरे से दो चार हो गया है और गुज़िश्ता 4 माह से मुल्क में बारिशों की शदीद किल्लत के बायस ज़रूरी पैदावार को भी संगीन खतरात लाहक हो गए हैं, जिसके बायस मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता कहत का बहरान भी जन्म ले सकता है। इस वक्त रवां सीजन के दौरान बारिशें कम होने से मुल्क खुश्क साली का शिकार हो गया है और इस खुश्क साली के बायस डैमों और जेर जमीन पानी की सतह शदीद कम हो गई है, जिसकी वजह से पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। रावलपिंडी में जेर जमीन पानी का लेवल 700 फुट नीचे चला गया, जिसके बाद वासा ने रावलपिंडी शहर में इमरजेंसी नाफज कर दी है। वासा रावलपिंडी की जानिब से नाफज की गई इमरजेंसी के मुताबिक खुश्क साली के बायस रावलपिंडी में पानी का बहरान संगीन होता जा रहा है। एमडी वासा के मुताबिक खानपुर डैम की बल सफाई के बायस 22 फरवरी तक पानी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी, जबकि शहर को पानी सप्लाई करने वाले रावल डैम में भी पानी का लेवल तेजी से गिरना शुरू हो गया है। रावल डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1743.30 फुट है, जो कि कम होकर 1669 फुट तक आ गई है। एमडी वासा ने बताया कि रावल डैम में पानी की आमद ना होने के बराबर है, जहां सिर्फ 45 दिन का पानी जखीरा है और बारिशें ना हुई तो जुड़वा शहरों में पानी की किल्लत पैदा हो जाएगी। वजारत आबी वसाइल के 4 फरवरी के आदाद शुमार के मुताबिक चश्मा बेराज डैम में 14.46%, मंगला डैम में 16.82%, जबकि तरबेला डैम में 28.40 और खानपुर डैम में 47.49% पानी मौजूद है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल इस्लामाबाद में भी कम बारिशों के बायस खुश्क साली के खतरे का इम्कान जाहिर किया जा चुका है। इसके अलावा बारिशें कम होने की वजह से मुल्क भर में गंदम की पैदावार मुतासिर होने का भी खदशा है, क्योंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी के पहले 2 हफ्तों में बारिशें कम हुई हैं। इस हवाले से एमडी वासा का कहना है कि फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। उधर काश्तकार भी परेशान हैं और उनका कहना है कि बारानी और नहरी इलाकों में एक जैसी सूरत हाल है। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में नहरी पानी ना मिलने पर कई किसान सीवरेज का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब थरपारकर के शहरों मिट्टी और इस्लाम कोट की 1 लाख से ज्यादा आबादी को 2 माह से मीठे पानी की फराहमी मुअत्तल है, जिसके बायस पीने के पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने 18 और 19 फरवरी को मुल्क के बारह इलाकों और खित्ता पटोहार में हल्की बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते मुल्क के ज्यादातर इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं, जबकि महकमा मौसमियात की ही ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 4.5 माह के दौरान मुल्क भर में मजमूई तौर पर बारिशें 40% तक कम हुई है, जिसके पेश नज़र खुश्क साली के खदशात में इजाफा हो गया है। इस दौरानिये में बारिशों की 52% कमी के साथ सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर सूबा रहा है। महकमे मौसमियात की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के मैदानी इलाकों में खातिर खा बारिशें रिकॉर्ड नहीं की गई, जिसके नतीजे में 1 सितंबर 2024 से 15 जनवरी के दरमियान मामूल से 40% कम बारिशें रिकॉर्ड की गई है। सूबा सिंध में 52, बलोचिस्तान में 45 और पंजाब में 42% मामूल से कम बारिशें रिकॉर्ड हुई, जबकि पोठोहार में हल्की खुश्क साली की सूरत हाल देखी गई। बारिशों की किल्लत को देखते हुए माहिरीन ने सबसे ज्यादा शोबा ज़राअत के मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया है। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद बाट के मुताबिक बारिशें कम होने से तमाम सूबों के ज़रिए इलाके फसलों के लिए पानी की किल्लत का शदीद सामना कर रहे हैं। कई इलाकों में नहरी पानी या जेर ज़मीन पानी कड़वा होने पर बारिशी पानी पर इन्हिसार है, वहां फसलें तबाह होने का खदशा है, जिससे इस साल पैदावार में 20% तक कमी यकीनी है। जहां पाकिस्तान में शोबा ज़राअत को पहले ही पानी की किल्लत का सामना है, वहां गैर ज़रूरी मकासद के लिए भी पानी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस मुतालिक हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट से सामने आई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 4.9% की बुलंद शरह नमू और 2047 तक दर्जा हरारत में 3 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे के साथ पानी की तलब में 60% तक इजाफे का इम्कान है। दर्जा हरारत का बढ़ना पानी के 15% इजाफी इस्तेमाल की वजह बनेगा, जबकि आइंदा 3 दहाइयों में गैर ज़रूरी तलब को पूरा करने के लिए आपाशी के 10% पानी को दोबारा इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क बराए 2026-35 दस्तावेज के मुताबिक ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता किए बगैर इतनी बड़ी मिकदार को पूरा करना एक बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए पानी के तहफ़्फ़ुज़ की हौसला अफजाई करने और ज़रूरी शोबे में पानी के इस्तेमाल की कारकर्दगी बढ़ाने और पानी पर मबनी फसलों से दूर रहने के लिए खातिर खा पॉलिसी इस्लाहात की जरूरत होगी। पाकिस्तान में बारिशों के न होने की वजह से खुश्क साली की जो कैफियत है,
ये पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को किस तरह से मुतासर कर रही है? पानी की किल्लत एक बड़ा मसला बनता जा रहा है और इस किल्लत से जो हमारी ग़िज़ाई अजनास है उनकी पैदावार जो है, फसलों की पैदावार के हवाले से ये कितना इफेक्ट करेगी, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है इरफान विर्क साहब ने, जो कि डिप्टी डायरेक्टर है महकमा मौसमियात में और ये फोरकास्टिंग के शोबे को देखते हैं। इनसे हम बात करेंगे कब तक बारिशों की एक्सपेक्टेशन आगे मजीद हम कर सकते हैं। और दूसरा हम बात करेंगे शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर हैं अमूर अजनास के, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तौहीद साहब, माहिर माहौलियात हैं, कि क्यों ये किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है वो पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहा है। वैसे भी टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर शामिल हैं जो कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो इरफान विर्क साहब आप बताइएगा कि चूँकि आप फोरकास्टिंग के शोबे को देखते हैं महकमा मौसमियात के अंदर, तो 4 महीने से तो बारिशों की बड़ी कमी है पाकिस्तान के अंदर, बारिशें नहीं हो पाई। सर्दियों में बर्फबारी हुआ करती थी पहाड़ों पर, वो उस तरह से बर्फबारी नहीं हो सकी जो गर्मियों में आपके जो एक पानी का निज़ाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लो रहता है बरकरार। तो क्या कहेंगे आगे कब तक बारिशों की एक्सपेक्टेशन है, क्या फोरकास्ट है? देखिए जी, आइंदा आने वाला जो हफ्ता है इसमें जो है मंगल की शाम रात में जो है ना एक बारिशों वाला स्पेल जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होने जा रहा है, जिसमें फिर बुध और जुमेरात को जो है पाकिस्तान के बलाई इलाकों में भी बारिश हो जाएगी। इसमें जो है बलूचिस्तान में कोयटा, योब, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, इनमें हल्की बारिश होगी। और उसके बाद जो बुध जुमेरात होगी इसमें जो बलाई इलाके होंगे जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शामिल होंगे और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाके भी शामिल हैं। और इसमें बलाई पंजाब और वस्ती पंजाब में भी जो है ना वो हल्की और दरमियानी सी बारिश बाज़ इलाकों में हो सकती है जी। इसमें जो पिछले 4-5 महीनों के अंदर जो तकरीबन 40% से भी जो है वो यानी कि जो बारिशें होनी थी उससे 40% से ज़्यादा जो है वो बारिशें कम हुई हैं। तो क्या कहेंगे इसने कितना इफेक्ट किया है हमें, जो पर्टिकुलरली जो हमारे बालाई इलाके हैं जहाँ बर्फबारी हुआ करती थी, वो फिर रहती थी तकरीबन फरवरी मार्च तक वो चलती थी बर्फ़, तो जिससे हमारा वाटर चैनल जो है, एक पानी का जो निज़ाम है वो चलता रहता था। तो इस तरह बर्फ़ नहीं है पहाड़ों के ऊपर, जो कश्मीर के अंदर आप देखें, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप देखें, वहाँ भी बर्फबारी बहुत कम हुई है। तो ये कितना इफेक्ट करेगी आगे चल के हमें? देखिए, ये जो कुछ अरसा है, पिछले साल भी अगर आप देखें तो दिसंबर और जनवरी में हमारे पास बारिशें जो है वो मामूल से कम हुई थी। जी हाँ। और इस साल जो है वो फरवरी में भी जो है ना अब तक कोई बारिश, खातर खा कोई बारिश नहीं हुई। लेकिन हम इसको देख रहे हैं कि फरवरी में तकरीबन 2 स्पेल जो है ना वो आ रहे हैं, जिससे खातर खा कुछ बेहतरी हो जाएगी। लेकिन ताहम जो पानी की कमी थी, जो जनवरी में बारिश होनी थी, वो बारिशें नहीं हुई। उससे जो बारानी एरिया के इलाके हैं वहाँ पर ज़ाहिर बात है जो गंदम की फसल है उसको थोड़ा बहुत जो है ना वो उसको इफ़ेक्ट हुआ है जी। अच्छा, मोहम्मद तौहीद साहब, किस तरह से इफेक्ट कर रहा है मौसमियाती तब्दीली की वजह से? वैसे तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है कि जब बारिशें होती हैं तो सैलाबी कैफियत पाकिस्तान के अंदर पैदा हो जाती है, वो संभलता नहीं है मामला हमसे। फिर सर्दियों में या जब हम बारिश एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तब बारिशें ना होना, ये किस तरह से इफेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को? और इसका कोई ज़ाहिर है आप क्लाइमेट चेंज से उस तरह से लड़ तो नहीं सकते, आप मिटिगेट कर सकते हैं किसी हद तक उसके असरात को, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बुनियादी बात जो इसमें हमें नजर आ रही है, जैसा कि अभी जो है हमारे दोस्त ने भी बताया कि जो पंजाब में तो जो है एक समझ लें माइल्ड ड्राउट जो है वो डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि पिछले 5 महीनों में जो बारिश होनी थी उसका 42% नहीं हुई, जिसकी वजह से तकरीबन 50% जो फूड नेक्सस जो है वो अफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना, एक तो ये ओवरऑल सूरत है। लेकिन जो अब जो आगे आने वाले वक्तों में जो गर्मी में जो बारिश होती है और उसके बाद उसके साथ जो फूड की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की कनेक्टिविटी है, हमें खतरा ये है कि वो उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एक बहुत बड़ा गैप जो है, समझ लें कि जो एक पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से लेकर फिर बाकी मार्केट तक आने तक जो एक फूड नेक्सस है वो टूटने का खतरा है। इसके साथ साथ वाटर स्कैरसिटी जो है वो पाकिस्तान के बड़े शहरों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें कराची भी है, क्योंकि कराची में जो हमारे पास कराची में 2 रिसोर्सेज हैं वाटर की। एक तो जो है वो केंजर लेक है, दूसरा जो है हब डैम है। हब डैम से जो है वो हमें डेली बेसिस पर जो है वो तकरीबन 100 मिलियन गैलन पर डे जो है वाटर मिलता है, और ये बारिशों पर डिपेंड करता है हब डैम टोटली। और अगर बारिशें हमें नहीं मिलेंगी तो समझ ले वो 100 मिलियन गैलन पर डे जो है वो मजीद कम हो जाएगा इस शहर के लिए, जो कि शहर पहले ही तकरीबन जो है वो 600 मिलियन गैलन पर डे जो है वो वाटर शॉर्टेज में चल रहा है। और वो वाटर जो है वो जमीन से हासिल किया जा रहा है, ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज से, और वो बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। तो हमें खदशा ये है कि आने वाली गर्मी में अगर यही सूरत हाल रही तो 2 हवालों से, एक तो कम्युनिटीज को पानी नहीं मिल पाएगा,
जो कि आप कह सकते हैं कि पीने का पानी हो सकता है, ठीक है ना, जो कि घरेलू इस्तेमाल का पानी हो सकता है। दूसरा ये कि जो शहर के देही इलाके हैं जहां पर लोग जो छोटे पैमाने पर काश्तकारी करते हैं, या फिर सिंध के जो दीगर इलाके हैं जहाँ पे काश्तकारी होती सही है, है। वो तमाम जो पूरा सैलड चेन जो है वो एक बुरी तरह से अफेक्ट हो सकती है। सही है। शमसुल इस्लाम साहब, सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है ड्राउट की कैफियत जो है वो किसी भी मुल्क की फूड सिक्योरिटी को हिट करती है डायरेक्टली। पाकिस्तान के अंदर आप क्या समझते हैं कि बारिशों का ना होना, फिर जब होती है बारिशें, जब फसलें पक जाती हैं, तब जाके ये साइकिल जो है वो बारिशों का आ रहा है पाकिस्तान में पिछले 3-4 सालों से, कितना ये इफेक्ट कर रहा है हमारे फूड सिक्योरिटी को? और इस साल जो फसलों की पैदावार है उसे पानी की कमी आपको क्या लग रहा है कितना इफेक्ट कर सकती है? देखें जी, पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, एल निनो और ला निना का इफेक्ट जो है, अभी जो ला निना की वजह से कुछ मुल्कों में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, कहीं बारिश हो ही नहीं रही और सख्त गर्मी हो रही है। तो पाकिस्तान में जब एल निनो का इफेक्ट आया तो आपने देखा कि इतनी बारिशें हुई कि आपके पास फ्लडिंग शुरू हो गई, और अब जाके अब आपकी बारिश सितंबर से लेकर आपका अभी तक जो है इतनी बारिशें नहीं हुई, और अराउंड 55% की ऑलमोस्ट शॉर्टेज हुई है। और पाकिस्तान का आप KP के ले लें, आप पंजाब लें, सिंध लें, सबसे ज़्यादा सिंध का एरिया अफेक्ट हुआ है, फिर उसके बाद आपका बलूचिस्तान का एरिया, ये तमाम एरियाज़ पानी की कमी के शिकार हुए हैं। और ज़रूरी अजनास के लिए पानी जो है वो बुनियादी अंसर है। पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हुआ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट और तरक्की की जो कीमत है वो हम जैसे गरीब मुल्कों ने अदा की, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है हर साल के हिसाब से कोई 1 सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, और उसका इम्पेक्ट भी आपके मौसम पे पड़ रहा है। फिर साथ ही आप देखें कि आप जो है ऑलरेडी पाकिस्तान पानी के जो उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे पानी की कमी होती है, और 2025 से ये बहुत पहले से वार्निंग इशू हो रही थी कि 2025 से 2030 तक पानी की शदीद कमी पाकिस्तान में हो जाएगी। इरफान विर्क साहब, इस साल के बारे में ये भी कुछ आ रही है इत्तलात के, कुछ फोरकास्ट इस तरह की आ रही है कि शायद ये साल गर्म तरीन साल होगा और गर्मियां बड़ी शदीद होंगी पाकिस्तान के अंदर, चूंकि बारिशें आगे भी जो है वो कम उनकी फोरकास्ट है गर्मियों के अंदर भी। देखिए जी, जो क्लाइमेट मॉडल्स की प्रिडिक्शन है और जो साइंटिस्ट ने जो है इस पर रिसर्च किया है, इसमें जो हमारे आने वाले साल थे, इसमें साउथ एशिया में जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो टेम्परेचर राइजिंग ट्रेंड है। इसी तरह अगर आपने देखा हो तो WMO की एक रिपोर्ट जो है वो 2024 की जो वो शाया की उन्होंने, तो उन्होंने 2024 को वार्मेस्ट ईयर जो है वो डिक्लेयर किया। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले सालों में भी जो टेम्परेचर्स जो होंगे पाकिस्तान बशमूल पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में मुख्तलिफ इलाकों में जो टेम्परेचर्स जो होंगे वो राइजिंग ट्रेंड होगा। यानी गर्मी इस साल काफी ज्यादा पड़ेगी और पिछले सालों की ये निस्बत। पाकिस्तान में देखिए अभी भी जो 2025 में जो हुआ है पाकिस्तान में जो टेम्परेचर्स है वो अब आप नॉर्मल रहे हैं, पूरा साल जो है ना पाकिस्तान में भी अब आप नॉर्मल रहे हैं। और WMO ने भी डिक्लेयर किया है कि ग्लोब ओवर द ग्लोब जो है ना डिफरेंट रीजन्स में वो टेम्परेचर अब आप नॉर्मल गए हैं। सही। और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी जो है वो देखा है जी। तो मोहम्मद तौहीद साहब, इस सारे सिनेरियो के अंदर जाहिर है हम तो वर्स्ट इफेक्ट हो रहे हैं, हम हिस्सा नहीं बन रहे, अपना हिस्सा हमारा ना होने के बराबर है मौसमियाती तब्दीली के अंदर, लेकिन पाकिस्तान उससे वर्स्ट हिट हो रहा है। पानी की किल्लत की बात करें या दीगर हम जो अफेक्ट हो रहे हैं मौसमियाती तब्दीली से, हमें क्या करने की ज़रूरत है? ज़ाहिर है हमें पेश की प्लानिंग तो हमें करनी होगी किसी हद तक मिटिगेट करने के लिए इन असरात को। हम उस वक्त जागते हैं कि जब नुकसान हो चुका होता है, उसके बाद हम जितना खर्चा करते हैं उतना उससे आधा या उससे उसका चौथाई हिस्सा भी अगर हम खर्चा पहले कर लें बचने के लिए, मिटिगेट करने के लिए इसके असरात को मौसमियाती तब्दीली के, तो शायद काफ़ी हद तक हम जो है महफूज रह सकते हैं या नुकसान हमारा कम हो सकता है। देखिए, पहली बुनियादी चीज ये है कि पाकिस्तान का जो नेशनल एडॉप्टेशन प्लान है वो डॉक्यूमेंट की सूरत में तो बना है, लेकिन हमारे पास प्रोविंशियल लेवल पर कोई एडॉप्टेशन प्लान नहीं है। जैसे कि अभी बात हुई, हमारे दोस्त ने बात की कि बिल्कुल गर्मी जो है वो एक, या हीट वेव कह लें, एक रिकरिंग ट्रेंड है। अच्छा, हमने कराची अर्बन लैब से एक स्टडी की थी जिसमें हमने कराची के 64 एयर के टेम्परेचर को देखा था, और वो मेट डिपार्टमेंट का ही डेटा था, और उसमें हमें ये पता चला कि कराची का ड्यूरिंग द लास्ट 64 ईयर डे टाइम टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है वो 1.6 डिग्री सेल्सियस हुआ है एवरेज बेसिस पर। अच्छा, लेकिन नाइट टाइम टेम्परेचर जो आया वो बड़ा अलार्मिंग था कि 2.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नाइट टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है वो कॉन्सेप्ट
अब जो है नहीं रहा कि जो कहा जाता था कि दिन गर्म होंगे तो रातें ठंडी होंगी। अब इसका मतलब है अर्बन हीट आइलैंड जो हम कभी सुनते थे वो होगा, वो अब हो चुका है। हम सुनते थे कि मौसमियाती तब्दीली आएगी, वो आ चुकी है। तो अब तो हमें एडॉप्टेशन की तरफ जाना है, ठीक है ना। एडॉप्टेशन के लिए हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे पास इस हद तक प्लानिंग नहीं है कि अगर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये डिक्लेयर करता है कि अगले 1 वीक में हीट वेव है, तो हमारे इदारे हों, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो ये इंश्योर करा सके कि ड्यूरिंग दीज हाई टेम्परेचर डेज, ड्यूरिंग दीज हीट वेव डेज, इलेक्ट्रिसिटी कम से कम जो है वो एक उसकी लोड शेडिंग नहीं होगी या कम से कम होगी, या वाटर सप्लाई जो है वो बेहतर अंदाज में हो सकेगी। यानी हम दो चीजें, दो मेन कंपोनेंट हैं, दोज आर क्लोजली रिलेटेड विद द हीट वेव, क्योंकि हीट वेव के लिए सबसे बेहतर यही है कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना, और हाइड्रेशन की तरफ जाया जाए, या फिर जो है वो कम से कम लोगों के पास इतनी फैसिलिटेशन हो कि वो अपने घरों में फैन चला सकें। लेकिन कराची जैसे शहर में जहां पर 14 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है, और डिस्पाइट इसके कि जब अर्ली वार्निंग आ जाती है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्लियरली कह देता है कि जी हीट वेव है, लेकिन उसके बावजूद हमारे इदारे ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते कि चाहे कराची इलेक्ट्रिक हो कराची में या कोई और डिस्कोज हो किसी भी मुल्क के किसी भी इलाके में, कि उनसे ये इंश्योर कराया जाए कि भाई इस पूरे हफ्ते में आपने जो है वो पूरी बिजली फराहम करनी है 24/7, या आपने वाटर सप्लाई को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो कम से कम हम ये तो कर सकते हैं ना एडॉप्टेशन की हद तक, ताकि उसका इम्पैक्ट जो है उन कम्युनिटीज पर जो ऑलरेडी वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, जिनके पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दोस्त कैन नॉट अफोर्ड द कंडीशन। और वो रिस्पांस जो हमें किसी कुदरती आफत के बाद नजर आता है, वो रिस्पांस अगर हम उससे पहले अगर प्लानिंग में वो लगा दें, उसका चौथा हिस्सा भी लगा दें, तो बहुत बड़े हद तक हम उस नुकसान को कम कर सकते हैं। शमसुल इस्लाम साहब ये बताएगा कि अब ज़ाहिर है वेदर का जो पैटर्न है, ट्रेंड है, वो चेंज हो रहा है, साइकिल पूरा चेंज हो रहा है, तो जो हमारी फसलों का जो सोइंग का जो साइकिल है, क्या उसमें भी कुछ तब्दीली करने की जरूरत है? क्योंकि हम ये ट्रेंड देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से कि जब फसल पक कर तैयार हो रही होती है तो तब बारिशें शुरू हो जाती है, जिससे फसल तबाह होती है, नुकसान होता है। तो ये सोइंग का साइकिल क्या तब्दील करने की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, या ऐसे ही चलता रहना चाहिए? देखें जी, पाकिस्तान में जो आपने अभी बताया कि जो फोटो पीरियड सेंसिटिव क्रॉप्स हैं उसके ऊपर भी असर हो रहा है। जो डे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और रात का टेम्परेचर बहुत कम हो जाना, तो वो भी हमारी जो क्रॉप्स हैं सेंसिटिव, उनके ऊपर असर डाल रहा है। हमारे मुल्क में ये दहाइयों से एक प्रैक्टिस रही है कि क्लाइमेट चेंज का जो असर है उसकी जो ब्लेसिंग है वो कुछ माफिया लेता है जो इन्वॉल्व होता है। यहाँ तक कि पानी का जो टैंकर माफिया पानी की कमी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है। अजनास के अंदर इन्वॉल्व जो लोग होते हैं वो होर्डिंग करके अजनास की प्राइस, आटे की प्राइस, शुगर की प्राइस, दालों की प्राइस इसको बढ़ाते हैं। तो आपको अपनी लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज करनी होगी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुला रखे, ताकि जो होल्डर्स हैं जो इस ऐसे क्राइसिस का फ़ायदा उठा के आटा गंदम इसको महंगा करेंगे तो वो ना कर सके। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, इरफान साहब आपका और मोहम्मद तौहीद साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान में पानी की शदीद कमी और किल्लत का सामना जो है वो शहरियों को करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में भी ये ख़तरात और खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि बेहतर प्लानिंग अगर नहीं होती तो पानी की किल्लत इस साल भी मज़ीद बढ़ती चली जाएगी और आने वाले सालों में भी ये बढ़ती चली जाएगी अगर हम इसकी बेहतर प्लानिंग नहीं करते। पाकिस्तान में जब सैलाब आता है तो इतना ज़्यादा पानी जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान में ज़ाया हो जाता है, सीधा समुद्र में जाके गिरता है। हम उसे प्रिजर्व नहीं कर सकते। हम उसे छोटे डैम्स बना के, जब तुग़यानी आती है हमारे दही इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर, वहाँ पे चेक डैम्स बना के पानी को रोका जा सकता है, महफूज बनाया जा सकता है। वो पानी जो जाके नीचे अर्बन जो एरियाज है वहाँ जाके तबाही मचाता है। लेकिन एक बेहतर प्लानिंग ना होने की वजह से ना सिर्फ पानी की किल्लत होती है, बल्कि जब बारिशें होती हैं, ज़्यादा सैलाब आता है तो वो उल्टा नुकसानदेह साबित होता है। तो एक बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत यकीनी तौर पर है, चूँकि पानी की किल्लत जो है वो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को सबसे बुरी तरह से मुतासर कर सकती है। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।